सो दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आज जो हमको पढ़ना है इट इज़ अबाउट रेजिस्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जिसमें हमको सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रेजिस्टिविटी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, जहाँ पे जो रो है इट इज़ रेजिस्टिविटी। तो इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। ठीक है, तो अगर मुझे इस रो को डिफाइन करना है यानी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, तो देखो क्या करते हैं हम ए को एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को अगर 1 मीटर ले लें। ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर, 1 बाय 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर। तो मैं बोल सकती हूँ ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसकी रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस के इक्वल। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ओके, नाउ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है और होना भी चाहिए कि रेजिस्टिविटी भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रेजिस्टेंस भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दोनों ही रुकावट के दूसरे नाम है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो देखो, जो रेजिस्टेंस है वो आपका टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है, हर चीज़ को वो अकाउंट में लेती है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे एरिया हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे टेम्परेचर हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। ठीक है, द गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल जब गुड कंडक्टर होते हैं तो उनकी जो रेजिस्टिविटी वो नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। तो मेटल्स एंड अलॉयज हैव नो रेजिस्टिविटी, और जो इंसुलेटर्स होते हैं लाइक नॉन मेटल्स, डायमंड्स एट्सेट्रा हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। ओके, द सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। ठीक है, तो ये आपका था सेमीकंडक्टर्स के बारे में। बट कुछ अलॉयज़ का एक्सेप्शन होता है, जैसे निक्रोम जिसका सिंबल इज़ Ni, क्रोमियम, मैंगनीज। इनका क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ हायर दैन मेटल्स, मेटल से ज़्यादा होती है। मतलब मेटल्स की तो बहुत ही कम होती है, नहीं होती है, लेकिन इन अलॉयज़ की ज़्यादा होती है मेटल्स से। एंड हेंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग हीट लाइक हीटर, गीज़र, आयरन एट्सेट्रा। ये हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का सिंबल हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप साथ में रख दो। जैसे ये दो हैं, ये भी दो हैं, लेकिन कनेक्टेड अलग तरीके से। फिर ये 3 रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं। रेजिस्टर्स क्या होता है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। ओके, ये सब पढ़ने से पहले मैं सर्किट एक्सप्लेन करती हूँ। तो सर्किट में क्या होता है, ये कंडक्टर है, आपका कंडक्टिंग वायर है। ये जो है ये आपकी सेल या बैटरी है। सेल या बैटरी, सेल इस तरीके से होता है और बहुत सारे सेल्स को अगर आप साथ में लगा दो तो वो आपकी बैटरी बन जाती है। ठीक है, तो एक सेल में आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये बड़ा वाला, और नेगेटिव टर्मिनल होता है छोटा वाला। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये रेजिस्टर्स है और ये आपका सपोज बल्ब है। ठीक है, जो सेल है वो आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टर्स आपको आर प्रोवाइड करेंगे। तो जब V है, R है, तो करंट भी आएगा, V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, तो उससे करंट जनरेट होगा और ये बल्ब लाइट अप होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ ये है, दिस इज कॉल्ड की। ओके, की अगर ऐसे है तो इसको हम बोलते हैं ओपन की, और अगर इसको ऐसे डॉट लगा दिया तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड की। ठीक है, ओपन की का मतलब होता है कि आपका जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, ओपन की का क्या मतलब है, जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्लोज्ड की का मतलब है कि सर्किट आपका कंप्लीट है, यानी करंट फ्लो करेगा। जैसे घरों में स्विच होते हैं, जब स्विच ऑफ होता है इसका मतलब जो आपकी की है वो खुली हुई है, इसलिए सर्किट इनकम्प्लीट है और करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि जब आप इस स्विच ऑन कर देते हो, मतलब आप की को क्लोज कर रहे हो,
और जैसे ही क्लोज करोगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सर्किट। अब हम आते हैं सीरीज़ कनेक्शन पे। ठीक है, तो ये बहुत सारे रेजिस्टर, जैसे ये 2 रेजिस्टर लगाए हैं, ये 3 रेजिस्टर सीरीज़ में हैं, ये 5 या 5 से ज़्यादा रेजिस्टर सीरीज़ में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोज एक सर्किट में 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर मुझे इसको एक ऐसे रेजिस्टर से रिप्लेस करना है जिसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ही हो, ठीक है, जितनी ये तीनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे थे। अगर मेरे को इन तीनों रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर R से रिप्लेस करना हो तो मैं इस R को इन तीनों के टर्म्स में कैसे लिखूंगी, ये टास्क है। ठीक है, ये करना है हमको। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, वो रेजिस्टेंस जो जितने भी बाकी रेजिस्टेंस हैं उनके कॉम्बिनेशन में लिख पाऊँ। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है, देखो ये वोल्टेज है आपका, करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट सेम है का मतलब क्या है कि अगर सपोज यहाँ से आई करंट निकल रहा है तो इस R1 रेजिस्टर से भी आई करंट ही निकलेगा, इस R2 से भी आई करंट ही निकलेगा और R3 से भी आई करंट ही निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर 2 एम्पियर है तो हर रेजिस्टर के थ्रू 2 एम्पियर निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज है हर रेजिस्टर के थ्रू वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, देखो जो वोल्टेज होती है वो क्या होता है, पॉइंट पे डिपेंड करती है। हमने बताया था कि इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब वो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। अब जो R1 है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में पॉइंट, और R2 जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, R3 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो जब पॉइंट्स चेंज हुए इसका मतलब वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ V1 वोल्टेज होगी, यहाँ पर कुछ V2 वोल्टेज होगी, यहाँ पर कुछ V3 वोल्टेज होगी। वो कितनी वोल्टेज होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि ये जो V1, V2, V3 इसका जो टोटल सम होगा वो V के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमें क्या पता है कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो अब क्या हमको समझ आ गया कि जो करंट है वो तो सेम रहेगा, मतलब अगर I यहाँ से निकल रहा है तो R1 के थ्रू भी I रहेगा, R2 के थ्रू भी I रहेगा और R3 के थ्रू भी I ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसको हम निकालते हैं। ओके, तो अब हमको क्या पता है कि सपोज इसके थ्रू V1 वोल्टेज है, इसके थ्रू V2 वोल्टेज है, इसके थ्रू V3 वोल्टेज है, और यहाँ से निकल रहा है करंट I, तो R1 के थ्रू भी I करंट ही फ्लो होगा, R2 के थ्रू भी I करंट और R3 के थ्रू भी I करंट ही फ्लो होगा। ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए, इसके बाद बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे कि वी नो दैट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं ओम्स लॉ हर पर्टिकुलर रेजिस्टर में हम क्या लगा रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इसकी बात करती हूँ तो देखो इसका रेजिस्टेंस तो R1 है, इसका वोल्टेज हमने V1 लिया था और करंट तो I ही रहेगा क्योंकि वो तो सेम रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू IR1। ठीक है, जब हम R2 रेजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर करंट अभी भी I रहेगा लेकिन वोल्टेज हो जाएगा V2 और रेजिस्टेंस होगा R2। तो इसके लिए जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू IR, वो हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू IR2। ठीक है, सिमिलरली V3 इज इक्वल्स टू IR3 हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस V को, अभी करंट तो यहाँ से I ही निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, तो इस V को मैं IR से रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, और इस V1 की जगह आपने ये निकाला था IR1, ये लिख दिया। इस V2 की जगह आपने लिखा था IR2, ये लिख दिया, और इस V3 की जगह हम लिख देंगे IR3, ये लिख दिया। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, RHS में से क्या हम I कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों साइड I से I कैंसिल हो गया, तो क्या हमें ये मिल गया R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टेंसेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। बस ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि इन सीरीज ऑल द रेजिस्टेंसेज गेट्स एडेड अप।
तो अगर 4 भी होती, R1 R2 R3 R4 होती, तो हम उसका इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ करने के लिए, ये वाला कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो देखो सीरीज़ में है, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 ओम, ओके। और इसका क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, 2 + 2 + 2 + 2 8 ओम। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट सीरीज। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पैरेलल कनेक्शन। देखो पैरेलल में क्या होता है, जो पॉइंट्स होंगे वो सेम रहेंगे। जैसे देखो ये दोनों पॉइंट सेम है और इन दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेम पॉइंट है, इन पॉइंट्स के बीच में 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये पॉइंट सेम है, सबके इन दोनों के बीच में क्या लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट सेम है, अगर पॉइंट सेम है तो सोचो क्या सेम होगा, करंट सेम होगा कि वोल्टेज सेम होगी। क्या चीज़ डिपेंड करती है पॉइंट्स पर, वोल्टेज, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है तो और करंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका भी डेरिवेशन करेंगे हम। तो सपोज ये 3 रेजिस्टर्स लिए हमने जो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सेल है जो वोल्टेज V दे रहा है, हमको इसको एक ऐसे रेजिस्टर से रिप्लेस करना है कि हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में पॉइंट सेम होता है, पॉइंट सेम होगा तो वोल्टेज विल रिमेन सेम एंड द करंट विल डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब सपोज यहाँ से I निकल रहा है करंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ I1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कुछ I2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कुछ I3 डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा हमें पता नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो टोटल होगा वो इस टोटल करंट के इक्वल होगा, यानी I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन तीनों के थ्रू जो वोल्टेज है, अगर यहाँ पे वोल्टेज V है तो यहाँ पर भी वोल्टेज V होगी, यहाँ पर भी V होगी, हर जगह क्या होगी, V होगी, ठीक है, ओके। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो जो पहला रेजिस्टर था आपका, उसका रेजिस्टेंस था R1, वोल्टेज तो उसके थ्रू V ही पहुंच रहा था क्योंकि पैरेलल में, और करंट लेट्स से I1 पहुंच रहा था, ठीक है, I1। तो अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना है उसके थ्रू, तो मैं क्या लगाऊंगी, V इज इक्वल टू I1 R1, ठीक है। तो वहाँ से I1 क्या आ जाएगा, V/R1। सेकेंड के लिए लगाऊंगी तो सेकेंड का रेजिस्टेंस था R2, वोल्टेज तो V ही रहेगा और करंट क्या हो जाएगा, I2। तो उसके लिए जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I2/R2। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि I2 इज इक्वल्स टू V/R2। सिमिलरली जो I3 होगा वो हमें मिल जाएगा V/R3, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ देखो जो हमने लिखी है उस पर आ जाओ। इस I को तो V/R लिख सकते हैं हम, ठीक है। I1 को हमने यहाँ पे लिखा था I1 इज इक्वल्स टू V/R1, तो उसको इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका I2 था, ये I2 के लिए हमने ये वैल्यू निकाली है V/R2, वो लिख दी, और I3 के लिए V/R3, ठीक है। तो ये V/R हो गया, यहाँ से V कॉमन लिया तो हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल हो गया, आपको मिला कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये हमें मिला पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, that the reciprocal of total resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance। मतलब कितनी भी, सपोज 4 हैं, R1 है आपका, R2 है, R3 है एंड R4 है, तो हम क्या लिख पाएंगे कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। सारे रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे। सीरीज में क्या था, डायरेक्टली ऐड होते थे, यहाँ पर क्या होगा, रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सपोज ये एग्जाम्पल है, 3 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, सबका रेजिस्टेंस इज 3, तो हम क्या लिखेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 यानी R1 3 है, प्लस 1/R2 यानी 1/3 प्लस 1/R3। तो यहाँ से 1/R क्या हो गया, 3/3 विच इज़ 1। ये 1/R की वैल्यू आई थी, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपने निकाला 1/R इज इक्वल टू 1, तो R क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो R कम्स आउट टू बी 1 ओम, ओके। ये दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2 रेजिस्टर्स हैं 1 ओम और 2 ओम के, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/1 प्लस 1/R2 यानी 1/2। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आएगा 2 + 1/2 यानी 1/R इज 3/2।
अभी आपको 1/r 3/2 मिला है, तो r कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 2/3 विच इज़ 2/3 ओम। तो अभी हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके।